दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज फिर से गिरावट हुई। कल हल्की सी हमने तेज़ी देखी थी। लग रहा था कि यहाँ से कुछ बाउंस बैक होगा, लेकिन आज बाज़ार में हमने गिरावट का माहौल देखा और लगभग सभी स्मॉल कैप में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई। और नतीजा ये रहा कि सुज़लोन के शेयर में भी आज गिरावट फिर देखने को मिली। स्टॉक आप देख सकते हो कि लगातार गिरते हुए 50 रुपीज़ से नीचे भी आज चला गया था इंट्राडे में। लेकिन अच्छी बात है कि जो क्लोजिंग है वो वापस 50 के ऊपर रही है। आगे की क्या संभावना है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 3-4 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है कि बाज़ार में एफआई का पैसा जो लगातार निकल रहा है, उसको लेकर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके क्या मायने उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो आज 50.63 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.54% की गिरावट थी, यानी लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि सुज़लोन एनर्जी विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी और लीडर कंपनी है और ऑलरेडी अदानी ग्रुप के लिए भी ये विंड टरबाइन का निर्माण करती है। अब अदानी ग्रुप ने एक बड़ा फैसला किया है। अदानी ग्रुप 2 विंड टरबाइन के जो है प्लांट लगाने जा रही थी, देख सकते हो कि श्रीलंका में, और उस फैसले को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से अनाउंस किया गया है कि वो श्रीलंका में 2 जो प्लांट लगाने जा रहे थे अब वो नहीं लगाएंगे, उसको फैसले को उन्होंने वापस ले लिया है। तो उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट को एक लेटर भेजा है और उसमें कह दिया है कि हम हमारा जो बोर्ड है उसने फैसला किया कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे और जो 2 ये पावर प्लांट लगाने की जो हमारी प्लानिंग थी विंड एनर्जी के माध्यम से, वो कैंसिल कर रहे हैं। तो ये देखिए कि मन्नार टाउन और पुनेरी विलेज के अंदर श्रीलंका में 2 यहाँ पे पावर प्लांट बनने जा रहे थे। ये जो है विंड एनर्जी के माध्यम से पावर प्लांट बनने जा रहे थे, लेकिन इस फैसले को वापस ले लिया गया है। तो यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी ने $442 मिलियन का निवेश का फैसला किया था, जिसके माध्यम से विंड पावर जनरेटर और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था। तो अब टोटल ये $1 बिलियन का प्रोजेक्ट था, लेकिन इसको वापस कर लिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। तो इसके पीछे वजह कि यहाँ पे जो लोकल कुछ एक्टिविस्ट थे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन लिया था। उनका कहना है कि जो छोटे रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट देने वाले हैं, वो इनके मुकाबले सस्ते में बिजली दे रहे हैं और ये काफ़ी महंगी बिजली दे रहे हैं, इसलिए इनको प्रोजेक्ट को नहीं चलने देना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। तो फाइनली ये सब देख के अदानी ग्रुप ने अपना फैसला वापस ले लिया और वो अदानी ग्रुप अब विंड एनर्जी के 2 प्रोजेक्ट नहीं लगाने जा रहे हैं। तो एक तरह से देखें तो एक मौका था सुज़लोन के लिए भी, वो यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अदानी ग्रुप ऑलरेडी पुराना क्लाइंट है। लगातार इन्होंने इनके लिए काफ़ी विंड टरबाइन निर्माण करके दिए। वैसे सुज़लोन के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, जिसमें एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी 110 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट गुजरात में लगाने जा रही है। इसका टेंडर जारी होगा 25 मार्च 2025 को, और इसकी जो डेडलाइन देखें या ओपनिंग डेट देखें वो 25 मार्च ही है। 25 मार्च के दिन ही टेंडर खुलेगा, जिसमें ये टेंडर का जो हिस्सा ले सकते हैं सुज़लोन एनर्जी। इससे पहले 1100 मेगावाट का टेंडर ऑलरेडी हासिल कर लिया एनटीपीसी का। तो ये विंड एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है ये भी सुज़लोन को आराम से मिल सकता है। उनके पास वो सारा अनुभव है और ऑलरेडी पहले ही वो टेंडर जीत चुके, तो उनके पास और ज़्यादा प्लस पॉइंट है। तो ये एक मौका फिर से आ रहा है सुज़लोन के लिए। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे यूनियन हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर, जो पावर मिनिस्टर भी है, मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने मंगलवार को जो बड़ा बयान दिया है कि यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट से हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। अब इस्तेमाल करना चाहिए हमें सोलर रूफटॉप और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट जो ज़रूरी है। तो ये CIA इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के पार्टनरशिप के साथ में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो 5वां जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसको इनॉग्रेट करने के मौके पे इन्होंने ये बयान दिया है। ग्रीन मेट्रो सिस्टम को लेकर दिल्ली मेट्रो अब ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल कर रही है और अब देख सकते हो सरकार चाहती है कि जितने भी सरकारी भवन हैं, जो सरकारी एजेंसियाँ, वो भी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल ही करें। तो मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि ग्लोबल टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और इसके पीछे जिम्मेदारी है वो सब पोल्यूशन की है, जो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से बनता है।
ऐसे में हमें ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो पेरिस जो एक्ट के तहत जो पेरिस जो शर्त रखी गई थी, उस एग्रीमेंट के दौरान भी हमने वादा किया है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स का इस्तेमाल करना होगा हर जगह पे। तो देख सकते हो कि तो इंडिया ऑलरेडी पेरिस जो समझौता हो उसके तहत उन्होंने 2070 तक पूरी तरह से नेट ज़ीरो एमिशन पे जाने का उन्होंने अपना वादा किया है। और अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे-जैसे फैक्ट्रियाँ बढ़ रही है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। लेकिन दिल्ली मेट्रो ने क्लीन एनर्जी को अपना के अपना रोल पूरा किया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजली का निर्माण जो हो रहा है वो सारा क्लीन एनर्जी के माध्यम से हो रहा है और दिल्ली मेट्रो उसका इस्तेमाल कर रही है। मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि देश का फ्यूचर ही ग्रीन एनर्जी है, जिसके माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण भी होगा। अब देख सकते हो कि सोलर और विंड इसके 2 मुख्य ज़रिए हैं, जिसको इस्तेमाल करने की ज़्यादा आवश्यकता है और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, उसके लिए सब्सिडीज़ भी दे रही है। तो देख सकते हो सरकार का पूरा इस समय फ़ोकस है कि किसी भी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को आगे बढ़ाया जाए। इसके उलट अमेरिका चाहता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट है वो सारे बंद हो जाए और इस खबर ने भी माहौल नेगेटिव बनाया, बाज़ार भी काफ़ी गिरा और रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे उन प्रोजेक्ट को भी कहा है कि इनको रोक देना चाहिए। विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी दोनों ही वेस्ट है, ऐसा अमेरिका का कहना है। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं मानता, इंडिया उसके उलट है। इंडिया आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी पाना चाहता है, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से और दूसरे और ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज़ के माध्यम से। तो देख सकते हो कि इसके लिए अलग-अलग बहुत सारे एक्सपो हो रहे, इवेंट हो रहे हैं। तो 3 दिन का रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो 2025 खत्म हुआ है। ये देख सकते हो कि चेन्नई ट्रेड सेंटर के अंदर शुरू हुआ था और इसके अंदर भी विश्व के काफ़ी देश हैं जो मिले आपस में। यह ईवी चार्जिंग स्टेशन से लेके ईवी सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़ का एक मिक्स कॉम्बिनेशन के साथ में बैटरी एनर्जी टेक्नोलॉजी का एक इवेंट एक्सपो रखा गया था, जिसमें विश्व के काफ़ी देशों ने हिस्सा लिया और काफ़ी सारी पार्टनरशिप हुई। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे जानने को मिला और इससे बिज़नेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का। इसके अलावा देखें तो अभी 2-3 दिन पहले ही इंडिया एनर्जी वीक 2025 दिल्ली में पूरा हुआ है और इसका लक्ष्य रखा गया था कि किसी भी तरह से इंडिया को ग्लोबल एनर्जी का हब बनाना है, ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करना है। तो इसमें देख सकते हो कि करीब 120 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था और वहाँ के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, वहाँ के जो देख सकते हो कि होलसेलर, सप्लायर वगैरह सब ने हिस्सा लिया। इंडिया के भी अलग-अलग कंपनियाँ, एजेंसियों ने हिस्सा लिया और पूरी तरह से सक्सेस रहा। तो ये जो एक तरह से देखें तो ये जिस तरह से इवेंट करने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी ओर आकर्षित हो और सरकार का फोकस है कि जल्द से जल्द ग्रीन एनर्जी को अपनाया जाए। तो बहुत सारे इवेंट की इस वजह से सक्सेस भी मिल रही है और आने वाले समय नई कंपनियों को मौका भी मिल रहा है और जो पुरानी कंपनियाँ उनके भी रिलेशन और मजबूत हो रहे हैं। तो काफ़ी सारी संभावना ये बात इशारा कर रही है कि आने वाले समय देश में निवेश की संभावना और बढ़ेगी और निवेश जो है आता दिखाई देगा। अब इस समय बाज़ार की जो सबसे बड़ी स्थिति खराब है तो वो है कि एफआई बाज़ार से निकल रहे हैं। अब इसको लेकर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी एक नया बयान दिया है। तो देख सकते हो कि भारतीय शेयर बाज़ार का माहौल काफ़ी अच्छा है। उनका कहना है हमारे यहाँ पे विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआई को भी निवेश से बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। वर्तमान में भारतीय बाज़ार में उनकी भारी भरकम निकासी इसीलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने अच्छी खासी कमाई कर ली है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं वो। तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई के कार्यक्रम में कहा है कि इस समय ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। उन्होंने निचले लेवल से बहुत सारी खरीदारी की थी और अब यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इंडिया के बाज़ार ने उनको काफ़ी अच्छा कमा के दिया है। तो एफआई ने पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक करीब 2 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इसमें 2025 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली ऑलरेडी हुई है। इससे बाजार में तेज़ गिरावट आई है और निवेशकों की करीब 77 लाख करोड़ रुपए की जो पूंजी थी वो घट गई है। तो वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा कि एफआई एक उभरते बाजार से दूसरे बाजार में नहीं जा रहे बल्कि वो वैश्विक अनिश्चितताओं के समय में ऐसा देखने को मिल रहा है कि वे अपने मूल देश वापस जाते हैं और यही हो रहा है, वो अपने खुद के देश जा रहे हैं और ये बदलाव अस्थायी हो सकते हैं। फिर से आने वाले समय संभावना बनेगी पॉजिटिव और फिर से यहाँ पे निवेश आएगा। तो कुल मिला के बाजार की स्थिति को लेकर यहाँ पे अपनी अपनी राय रखी जा रही है। तो निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ के संबंध में हम कई सुधारात्मक कदम उठा रहे हैं। इनमें एंटी डंपिंग शुल्क के साथ सीमा शुल्क में सुधार से हम सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि भारत को हर लिहाज से निवेश के अनुकूल बनाया जाए। भारत ने टैरिफ को तर्कसंगत बनाकर पहले ही कई उपाय किए हैं और डंपिंग रोधी शुल्कों की समय समय पर समीक्षा भी की जाती है। ज़्यादातर अमेरिकी आयातों पर भारत में पहले से ही सबसे कम टैरिफ दरें लागू है और जिन कुछ पर अधिक टैरिफ दर है उन पर बातचीत की जाएगी।
तो चाहते हैं कि वो इंडिया भी जैसे कि तैसा की पॉलिसी अगर अपना रहा है अमेरिका, तो इंडिया अगर शुल्क कम रखेगा तो अमेरिका भी सामने से शुल्क घटा देगा। तो यही इंडिया चाहता है कि आने वाले समय में अमेरिका के साथ हमारा रिलेशन आगे और बढ़ा रहे। तो देखना होगा कि बाज़ार कब स्थिर होता है। इस समय तो बाज़ार में स्थिति थोड़ी नाजुक है, लेकिन यही धैर्य के साथ बने रहने की आवश्यकता ज़्यादा रहते हैं ऐसे समय में। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।